हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। यूपीएलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग की आप तैयारी कर रहे हैं और बहुत मन से कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है हमारी कि कर रहे होंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि समय बहुत कम है, ठीक है ना। इसलिए हम भी कोशिश में लगे हैं कि कम से कम 2 सेशन आप तक डेली पहुँचें, ताकि आप जो है अपनी तैयारी को बराबर जारी रखें, किसी तरह की आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो आज जो टॉपिक है ना, वो नया टॉपिक है, यानी इसका पहला ही सेशन है ये। इसमें हम बात करेंगे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, ठीक है, जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं आपके। इनके 2 वर्क हैं हमारे सिलेबस में। एक तो यूलिसिस है, ठीक, और जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में है, क्योंकि सिर्फ जो यूलिसिस है वही पूरी बात अपनी कहता है और उसी बात को वो पोयम का फॉर्म रूप दे दिया है टेनिसन ने। और उसके बाद जो दूसरी पोयम है वो है हमारी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। ये एक छोटी सी पोयम है। तो ये दोनों के इंट्रो, उनकी थीम और उनकी स्टोरी की अपन बात करेंगे कि उसमें क्या बात उन्होंने बताने की कोशिश की है। इससे पहले हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात कर लेते हैं। इनका जन्म जो है वो 6 अगस्त 1809 को समर्स बाय लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ था। डेथ 6 अक्टूबर 1892 को हुई थी, ये भी आपके यूके में। पेरेंट्स आपके एलिजाबेथ फिच जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, ठीक है। एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज। स्पाउस हैं आपकी एमिली सेलवुड। इनकी एमिली सेलवुड से शादी होने में बड़ा मामला गड़बड़ रहा है। एक बार इनकी मंगनी हुई, फिर उसके बाद टूट गई, फिर इसके बाद किसी और से ये प्यार करने लगे, लेकिन अंत में शादी एमिली सेलवुड से हुई। इनकी बायोग्राफी को पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। अवार्ड्स एंड ऑनर्स 1829 चांसलर्स गोल्ड मेडल मिला इनको जब ये कॉलेज में ही थे अपने। 1850 में पोएट लॉरियटशिप मिली, किसके बाद, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। ऑक्यूपेशन बता चुके हैं आपको, रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट थे ये, ठीक है। ये बहुत छोटा सेंट्रो है इनका। अब आ जाइए जो बड़ी मशहूर इनकी पोयम है यूलिसिस, उसकी बात करते हैं। इसके इंट्रो की बात करेंगे अपन। तो यूलिसिस इज अ ब्लैंक वर्स पोयम, ब्लैंक वर्स पोयम है और रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा है 1830 में, लेकिन पब्लिश बहुत बाद में हुई थी। कब, 1842 में। इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है वेयर, जहाँ पर द हीरो, जो हीरो है ना यूलिसिस, एक्सप्रेसेस हिज रेस्टलेसनेस इन ओल्ड एज, अपनी बेचैनी को, रेस्टलेसनेस बेचैनी को, व्याकुलता को व्यक्त करता है उस समय जबकि वो बूढ़ा हो चुका है। दो ही इज होम, वो घर पे है, इन इथाका, इथाका में, विथ हिज वाइफ पेनेलप, अपनी पत्नी पेनेलप, एंड सन टेलीमैकस के पास में। ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि ये इथाका के राजा हैं। इनकी वाइफ का नाम है पेनेलॉप और इनके बेटे का नाम है टेलीमाकस, ठीक है। ही लॉन्ग्स फॉर एडवेंचर अगेन, वो फिर से एडवेंचर पर निकलना चाहते हैं, वॉयज को शुरू करना चाहते हैं, नई वॉयज शुरू करना चाहते हैं। टेनिसन draws from Homer's epics but also echoes Dante's Ulysses from the Inferno। करेंगी जो टेनिसन है ना, जब इन्होंने ये यूलिसेस लिखी तो उसमें जो है होमर के यूलिसेस की भी बात करी इन्होंने और दांते के यूलिसेस की बात करी जो इन्फर्नो में है। और होमर के किस वर्क में है यूलिसेस, वो आपको इलियड वर्क में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट ऑल्सो इकोज, हाँ ये हो गया। मेनी रीडर्स सी यूलिसिस एज ब्रेव एंड डिटरमाइंड, बहुत सारे जो रीडर है ना वो पाते हैं यूलिसिस को कैसा, बहादुर और डिटरमाइंड, बहुत ज़्यादा। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चित वाला व्यक्ति, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति। स्पेशली इन द लाइन, विशेष तौर पर एक इस लाइन में कि जो है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, कि हमें क्या करना है, स्ट्राइव संघर्ष करना है, टू सीक खोजना है, फाइंड ढूंढना है, एंड नॉट टू यील्ड और कभी भी थकना नहीं है, कभी भी समर्पण नहीं करना है। यानी पूरी जिंदगी हमें अपनी एडवेंचर के साथ ही जीनी है। अदर्स बिलीव ही इज सेल्फिश, दूसरे जो है बिलीव करते हैं कि वो स्वार्थी है। वांटिंग, क्योंकि वो चाहता है टू लीव हिज ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को छोड़ देना और अपनी फैमिली को छोड़ देना पीछे। हाँ ये बात सही नहीं है। जो आदमी अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके वो एज पे निकल रहा हो, वो क्या किसी की
वो कैसे अपने स्वार्थ की बात कर सकता है? सही बात है ना। स्वार्थ वो होगी जिसमें उसकी ज़िंदगी को कुछ फ़ायदा हो, या तो ज़िंदगी खतरे में है उसकी एडवेंचर के दौरान। अब आ जाइए समरी की बात करेंगे, ठीक है। इन द पोएम यूलिसिस, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द हीरो यूलिसिस या ओडिशियस स्पीक्स अबाउट हिज थॉट्स, अपने विचारों की बात करता है एंड फीलिंग्स की बात करता है आफ्टर रिटर्निंग होम, घर लौटने के बाद। मतलब बड़े लंबे समय से बाहर था, एडवेंचर्स कर रहा था, जब वो लौट के आता है तो उसके अंदर बेचैनी सी है, व्याकुलता सी है। और वो कहता है कि यार बैठे बैठे हो, बैठे रहने से क्या फ़ायदा है किसी राजा को या किसी व्यक्ति को? क्या ज़िंदगी का नाम बस यही है कि सांस लेते रहें? ये कहता है बाकायदा वो। ही सेज देयर इज़ नो जॉय इन स्टेइंग होम, कह रहा कोई मज़ा नहीं है घर पर रुकने का। एंड डूइंग रूटीन टास्क, और रोज़मर्रा के काम करने के लायक। रूलिंग इस पीपल के, अपने लोगों पर शासन करना है, जैसे स्पेंडिंग टाइम बाय द फायर, आग के बगल में बैठ के टाइम पास करना है, या अपनी वाइफ के साथ में बैठ करके आग तापना है। ही फील्स रेस्टलेस, उससे बेचैनी होती है। एंड डज नॉट वांट टू क्विट लाइफ, और वो ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहता भाई। इंस्टेड, इसके बजाय, ही विशेष टू कीप ट्रेवलिंग, वो यात्राएं करते रहना चाहता है, एक्सपीरियंसिंग लाइफ, और ज़िंदगी का अनुभव लेते रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता है बस। अच्छा है, ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। यूलिसस शेयर्स दैट ही हैज़ ऑलवेज लव्ड एडवेंचर, यूलिसस कहता है कि हमेशा से उसको एडवेंचर पसंद आए हैं। एंड एक्सप्लोरेशन, और खोज भी पसंद रही है कि नई नई चीज़ों को खोजना। हिज पास्ट ट्रेवल्स हैव टेकन हिम अक्रॉस द वर्ल्ड, उसकी जो पुरानी पास्ट पिछली जो यात्राएं थी ना, उन यात्राओं ने उसे दुनिया पूरी घुमा दी। ही हैज़ मेट मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोगों से मिला है। एंड सीन मेनी कल्चर्स, बहुत सारी संस्कृतियों को उसने देखा है। ही ऑल्सो रिमेंबर्स, वो ये भी याद करता है कि द डिलाइट ऑफ बैटल, कि युद्ध का जो मज़ा है ना, ड्यूरिंग द, ही ऑल्सो रिमेंबर्स, हाँ वो याद करता है युद्ध के मज़े को, ड्यूरिंग ट्रोजन वॉर, जो कि ट्रॉय के युद्ध के दौरान हुआ था। ट्रॉय का युद्ध हिस्ट्री में बड़ा मशहूर है। अब ये मिथ है या कोई रियलिटी है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इस पर बहुत से लोगों ने लिखी है। होमर ने भी लिखी है, वर्जिल ने भी उस काम को आगे बढ़ाया है होमर के बाद में। और अब तो हॉलीवुड मूवी भी है ट्रॉय के नाम से, उसको आप देख सकते हैं, तो काफ़ी कुछ उससे समझ सकते हैं। ही सेज दीज एक्सपीरियंसेस हैव बिकम पार्ट ऑफ, कह रहे वो कहता है दीज एक्सपीरियंसेस, ये जो अनुभव है ना, हैव बिकम पार्ट ऑफ, भाग बन गए हैं, ऑफ ही इज, जिसका वो बना हुआ है। कहता है आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट, मैं उन सभी चीज़ों का एक भाग हूँ जिनसे मैं अब तक मिला हूँ, जिनको मैंने अब तक देखा है। ओनली व्हेन ही ट्रेवल्स डज द नोन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सीम स्मॉलर एंड लेस टेम्पटिंग, करेंगे ओनली व्हेन, सिर्फ तब जब वो ट्रेवल्स, यात्रा करता है, डज द नोन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी दुनिया के अननोन पार्ट में, सीम स्मॉलर, उसे छोटा सा, एंड लेस टेम्पटिंग, और कम आकर्षण वाला दिखाई देता है। मतलब जब वो किसी चीज़ को पा लेता है तो उसके प्रति उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, नई चीज़ का आकर्षण, नई जगह का आकर्षण उसके अंदर आ जाता है। ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है, दैट की स्टेइंग इन वन प्लेस, एक जगह पर रहना, रुके रहना, मेक्स अ पर्सन रस्ट, आदमी में जंग लगा देता है, लाइक मेटल, लोहे की तरह। इंस्टेड ऑफ शाइनिंग, चमकने के बजाय, करेंगे आदमी एक जगह पड़ा रहेगा, उसके विचार, उसकी सोच, उसके अंदर की शक्ति सब क्षीण खत्म हो जाएगी। जस्ट ब्रीथिंग इज नॉट लिविंग, क्योंकि सिर्फ सांस लेना ही तो जिंदगी नहीं है ना, ही सेज, वो कहता है। यूलिसिस यूलिसिस वांट्स टू कीप लर्निंग एंड डिस्कवरिंग, यूलिसिस चाहता है सीखते रहना, डिस्कवरिंग, खोज करते रहना। यही ज़िंदगी है असल में, जो ये टेनिसन ने हमारे सामने रखा है ना, ये कैरेक्टर और इसकी जो विशेषताएं हैं, ये हर एक आदमी के अंदर होना चाहिए दुनिया की। क्योंकि कोई भी एक आदमी जो ज़िंदगी गुजारता है दुनिया में, वो हमेशा नई नई चीज़ें सीखता ही रहता है, चाहे वो एक जगह पे रहे, चाहे बाहर रहे। बाहर रहेगा तो बहुत सी सारी नई चीज़ें, और अगर एक ही जगह पर रहेगा तो वही रोज़मर्रा की चीज़ों में नई नई चीज़ें सीखेगा वो। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, कहते हैं कि बस मुझे पसंद है टू फॉलो नॉलेज, कि मैं ज्ञान का पीछा करता रहूं, लाइक अ सिंकिंग स्टार, एक डूबते हुए तारे की तरह, कि तारा डूबता भी है मगर रोशनी देता रहता है। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं भी मर तो रहा हूँ, मुझे पता है मेरी मौत नज़दीक है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस मैं नॉलेज ज्ञान प्राप्त करता रहूँ। हिज स्पिरिट लॉन्ग्स फॉर न्यू एडवेंचर्स, उसकी जो आत्मा है वो लॉन्ग इच्छा व्यक्त करती है एक नए एडवेंचर की एंड मोर नॉलेज, और ज़्यादा नॉलेज ज्ञान की। नेक्स्ट और बाद में यूलिसेस स्पीक्स अबाउट हिज सन, यूलिसेस अपने बेटे के बारे में बात करता है, टेलीमाकस के बारे में। ही सेज, वो कहता है टेलीमाकस विल रूल द किंगडम व्हाइल ही गोज ऑन हिज जर्नी। टेलीमाकस जो है वो, मैकस कह दीजिए, इस किंगडम पर राज करेगा जब वो अपनी यात्रा पर होगा। ही प्रेजेस हिज सन्स गुड नेचर, और वो अपने बेटे के गुड नेचर की क्या करता है, प्रशंसा करता है, विजडम बुद्धिमानी की प्रशंसा करता है। एंड और यूलिसेस थिंक्स, यूलिसेस सोचता है कि टेलीमाकस इज अ गुड रूलर हु विल डू हिज ड्यूटीज वेल, और क्योंकि उसको यूलिसेस को यकीन है या उसको ऐसा लगता है कि टेलीमाकस जो है एक अच्छा शासक है, वो अपने ड्यूटीज को अच्छे से निभाएगा। यूलिसेस सेज ही वर्क्स हिज वर्क, वो अपना काम करेगा, आई माइन, और मैं अपना, यानी वो राज करेगा, मैं एडवेंचर करूंगा। मीनिंग दे बोथ हैव डिफरेंट पैथ्स इन लाइफ, जिसका मतलब ये है कि जिंदगी में दोनों के रास्ते डिफरेंट, अलग अलग हैं। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम, पोएम के आखिरी हिस्से में, यूलिसेस स्पीक्स टू हिज ओल्ड कैंपेनियंस, यूलिसेस अपने पुराने साथियों से बोलता है। द मैरिनर्स, ये वो मैरिनर्स हैं, समुद्री यात्री हैं, हु सेल्ड विथ हिम, जिन्होंने उसके साथ यात्रा की है, इन द पास्ट, पिछले समय में या गुजरे हुए समय में। ही टेल्स देम, वो उन्हें बताता है, दैट कि इवन दो दे आर ओल्ड, करेंगे तुम बूढ़े हो गए हो, ठीक बात है, दे स्टिल हैव द पावर टू डू समथिंग ग्रेट, अभी भी उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो कुछ ना कुछ महान कर सकते हैं, एन ऑनरेबल, और ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो उनके सम्मान को बढ़ाएगा। ही अर्जेस देम, वो उनसे अर्ज करता है, नॉट टू गिव अप, कि तुम्हें अभी हार नहीं माननी है। ही बिलीव्स, क्योंकि उसका मानना है, दैट इट इज़ नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड, कि कभी देर नहीं होती है किसी नई दुनिया की खोज के लिए, यानी आप जब चाहें तब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर लागू हो रही पूरी बात, एक भी इसमें से छूट नहीं रही है, ठीक है। जो भी तैयारी करिए किसी भी एग्ज़ाम की ना, हार मत मानिए, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए। किस्मत और वक्त जब दोनों एक साथ आप पर मेहरबान होंगे तो बस आपके हाथ में एक नौकरी होगी, पक्का है बिल्कुल। आगे देखेंगे। ही होप्स, वो आशा करता है कि दे कैन सेल टुगेदर वन लास्ट टाइम एंड मे बी रीच द हैप्पी आइसल, और वो आशा करता है कि वो एक बार फिर से समुद्र में उतरेंगे, यात्रा करेंगे, और शायद इस बार वो हैप्पी आइसल पहुंच जाएं। ये क्या है, आगे देखिएगा। अ प्लेस, ये एक जगह है, इन ग्रीक मेथोलॉजी, जिसे ग्रीक मेथोलॉजी में बड़ा महान माना जाता है, वेयर, जहाँ पर हीरोज गो आफ्टर डेथ, हीरो जो है अपनी मौत के बाद जाते हैं। इवन दो दे आर वीकर इन बॉडी, हीरो से मतलब है जैसे अखिलीस वगैरह नाम सुना होगा, ये ट्रॉय के लिए, ट्रॉय जो युद्ध हुआ था उसका मेन हीरो है ये, ठीक है ना, और भी उसमें कई एक थे। तो करेंगे जब वो हीरो होते हैं ना, जब उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है तो हैप्पी आइसल पहुंचते हैं, तो करेंगे शायद हम भी पहुंच जाए, हम भी तो हीरो हैं। तो इवन दो दे आर वीकर, करेंगे यद्यपि वो शरीर से कमज़ोर हैं, दे आर नॉट दे आर स्ट्रॉन्ग इन विल, उनकी इच्छा शक्ति अभी भी मजबूत है। एंड विल ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट, और वो हमेशा अपनी सर्वश्रेष्ठ देते रहेंगे। ही एंड्स विद द फेमस वर्ड्स, वो इस एंड करते हैं इस फेमस वार्तालाप को या अपने इस उद्बोधन को कहते हुए, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू हील्ड, कि संघर्ष करते रहो, किसके लिए, खोजने के लिए, पाने के लिए, एंड नॉट टू यील्ड, और कभी समर्पण मत करो, हार मत मानो, क्योंकि जब तुम कोशिश करते रहोगे तो तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें प्राप्त होगा अवश्य ही। बिल्कुल सही बात, वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स यू हैव एवर रेड। ब्रेक 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 अगली पोएम है, पहले क्वेश्चन देख लें जरा कहाँ से शुरू है। डिस्कस टेनिसन एज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टेनिसन यूज इमेजरी ऑफ द, ये ब्रेक ब्रेक वाला दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, क्योंकि 14 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है, कोई नहीं। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है।
ये रिफ्रेन कहलाएगा भाई, ठीक है, बार बार आएगा पोयम में। रिफ्रेन मतलब कोई एक लाइन जो किसी पोयम में बार बार रिपीट होती हो, रिफ्रेन कहलाती है। ब्रेक 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 इज अ शॉर्ट, एक छोटी इमोशनल और एक इमोशनल पोयम है जो कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है 1835 में, पब्लिश हुई थी 1842 में। दोनों ही, यूलिसिस भी और ये भी सन एक ही है पब्लिशिंग का, 1842। इट इज़ एन एलेजी एक्सप्रेसिंग ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड। ये एक एलेजी है जो उन्होंने अपने एक बड़े घनिष्ठ मित्र की मौत के बाद या मौत पर लिखी थी। 1833 में इनके एक मित्र थे आर्थर हेनरी हेलम, ये नाम दिया इसमें। इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनकी बहन के साथ इंगेज भी थे, यानी फियांसे थे उसके, उनकी बहन के। ठीक है, देखिए ये सन जो आपको बताए जाते हैं ना कि कब लिखी गई कब पब्लिश हुई, ये आपके लॉन्ग आंसर को खूबसूरत और इम्पैक्टफुल इफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, ये बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा भाई, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। याद रखिए इंट्रोडक्शन में एकदम जब आप लिखें ना लॉन्ग आंसर अपना, तो अलग ही दिखाई दे बाकी 7,165 लोगों में से जो भी चुने गए हैं मेंस के लिए, है ना। तो आप तैयारी करिए, यूलिसस बन जाइए 2-2.5 महीने के लिए। ठीक है, बस। तो आर्थर हेनरी हेलेम जो हैं वो इनके दोस्त थे, उन्हीं की मौत पर इन्होंने इस पोयम को लिखा था। द पोयम डिस्क्राइब्स वेव्स। ये पोयम, पोयम का लिख दियो, ये पोयम है ये, ठीक है, इसको ही बना लीजिएगा। पोयम डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब करती है वेव्स, उन वेव्स को, लहरों को, क्रैशिंग ऑन द शोर, जो किनारे पर आकर के क्रैश कर रही हैं। सिंबलाइजिंग, ये प्रतीकात्मक है एंडलेस सारो, एक एंडलेस सारो का, करें जिससे लहरें समुद्र की टकराती ही रहेंगी तमाम जिंदगी, पूरे अपने लाइफ टाइम में, वैसे ही दुख जो है वो इंसान के पास बना ही रहेगा। एंड द पासिंग ऑफ टाइम, और जिंदगी को, सॉरी, समय का गुजरना भी एंडलेस है, यानी ये समय तो गुजर ही रहा है ना, उसके साथ दुख खत्म नहीं होता है। आदमी खत्म हो जाता है, दुख नहीं खत्म होता है। टेनिसन कंट्रास्ट हिज लोनलीनेस, टेनिसन अपने लोनलीनेस, अकेलेपन को कंट्रास्ट करते हैं विद द जॉयफुल एक्टिविटीज़, उन जॉयफुल एक्टिविटीज़ से। फीलिंग आइसोलेटेड इन हिज मॉर्निंग, जॉय विथ द जॉयफुल एक्टिविटीज़, ठीक है, उन जॉयफुल एक्टिविटीज़ से अपनी लोनलीनेस को कंट्रास्ट करते हैं। फीलिंग आइसोलेटेड, और फील करते हैं आइसोलेटेड इन हिज मॉर्निंग, अपने दुख में। रिटन वाइल ही वॉज इन मेबलथॉर्प लिंकनशायर, ये करेंगे उस समय लिखा इन्होंने जब ये मेबलथॉर्प लिंकनशायर में थे। द सी इमेजरी रिफ्लेक्ट, ये जो सी इमेजरी है ना ये रिफ्लेक्ट करती है, यस होगा भाई, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स हिज डीप सैडनेस, उनके गहरे दुख को। द पोयम इज सिंपल, आसान है, सीधी सादी है, बट पावरफुल, कैप्चरिंग लॉस एंड हेल्पलेसनेस इन नेचर, अनचेंजिंग साइकिल ऑफ अदर्स। कहने की सीधी सादी तो है पोयम, कोई बहुत वैसी नहीं है कि उसमें बहुत गहरी इमेजरी दी हो। आप जैसे ही उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो इमेजरी जो भी यूज़ करेंगे उससे आप समझ जाएंगे उसके सेंस को, उसकी फीलिंग्स को। लेकिन इसमें पावरफुल कैप्चरिंग लॉस और हेल्पलेसनेस को भी दिखाया गया है, जो कि नेचर के अनचेंजिंग साइकिल में मौजूद है, यानी जिसमें लोग जो है नेचर के अनचेंजिंग साइकिल में, चक्र में फंसे हुए हैं। दुख आता है, सुख आता है, फिर दुख आ जाता है घूम के, फिर सुख आ जाता है घूम के, तो ये साइकिल बराबर चलता रहता है। द पोएम, ये जो पोएम है, इज रिमार्केबल, रिमार्केबल है फॉर इट्स सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, अपने प्रतीकात्मक सिग्निफिकेंस के लिए। हाँ ठीक है, महत्व के लिए। एंड इज राइटली रिगार्डेड बाय पॉल टर्नर, और उसे पॉल टर्नर ने बिल्कुल सही माना है। अ लेमेंट, एक लेमेंट फॉर आर्थर हेलम, ठीक है। विच सटली कंबाइंस हिंट ऑफ ब्रेकिंग हार्ट, करें कि ये ब्रेकिंग हार्ट को विद द क्रोनोलॉजिकल सजेशंस ऑफ परपेचुअली ब्रेकिंग वेव्स के साथ में जोड़ता है, यानी वो वेव्स जो लगातार टकरा रही हैं यहाँ के, वैसे ही ये जो राइटर है वो अपने फ्रेंड के जाने की वजह से लगातार अपने दिल को टूटा हुआ पा रहा है, बार बार उसमें दुख और गम आ रहा है, वो उससे उबर नहीं पा रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा है। ईच कैरिंग द पोएट फर्दर अवे फ्रॉम द इरेवोकेबल पास्ट, और हर एक वेव ये जो आती है ना वो उसको, राइटर को
अपने पास्ट से ज़्यादा दूर नहीं जाने देती है, यानी वो उसी चक्र में सुख और दुख के फंसा हुआ है। समरी में आ जाइए, समरी ऑफ द पोयम थीम है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं। चलिए, एक ना एक तो अपन देख ही लेंगे इसमें। समरी अगर आप खुद पढ़ लें तो अपन एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? पढ़ लीजिएगा, कुछ अगर इश्यू हो तो बताइएगा, या अगले उसमें सेशन में अपन इसको समरी को और थीम को डिस्कस कर लेंगे। फिर ब्रेक ब्रेक वाला क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। डिस्कस टेनिसन इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। बताना है आपको कि जो आपके टेनिसन है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं विक्टोरियन एज की। चलिए, हम बताते हैं आपको अच्छे से। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन स्टैंड्स एज द क्विंटेसेंशियल विक्टोरियन पोएट, एक अद्वितीय विक्टोरियन पोएट के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। एम्बॉडीइंग द इराज ब्लेंड ऑफ फेथ, डाउट एंड प्रोग्रेस एंड पैट्रियोटिज्म, और ये उस एज के एक ब्लेंड को, मिश्रण को हमारे सामने प्रकट करते हैं, जिसमें फेथ भी है, उस मिश्रण में डाउट भी है, प्रोग्रेस भी है और पैट्रियोटिज्म भी है। ठीक है, इन सभी का एक ब्लेंड मिलता है आपको रोमांटिक एरा में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हिज पोइट्री मिरर्स, उनकी जो पोइट्री है ना वो मिरर करती है द टेंशंस ऑफ अ रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी, एक तेजी से बदलते हुए समाज की टेंशंस को व्यक्त करती है। वेयर साइंटिफिक डिस्कवरीज, जहाँ पर जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, क्वेश्चन ट्रेडिशनल बिलीव्स, पारंपरिक विश्वासों पर उंगली उठाते हैं कि क्या ये सही है जो अब तक हम मानते आए हैं हजारों सालों से, ये सब वहाँ चल रहा था। येट अ स्ट्रॉन्ग मोरल एंड नेशनल कॉन्शियसनेस प्रिवेल्ड, फिर इसके बावजूद आ स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत मोरल, नैतिक, एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, और एक राष्ट्रीय बेदारी, जागरूकता क्या हो रही थी, फैल रही थी लगातार साइंस के लोगों या वैज्ञानिकों के द्वारा सवाल उठाए जाने के बावजूद। बड़े उथल पुथल से भरा हुआ है ये, जिसको पढ़िएगा काफ़ी कुछ आपको जानकारी अच्छी मिलेगी। इन मेमोरियम AHH, यानी आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है। टेनिसन रेसल्स विथ ग्रीफ एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजियन। टेनिसन रेसलर सुना है आपने, ये वही है, मतलब लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, द्वंद्व करते हैं, विथ ग्रीफ, दुख से, एंड कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष से, जो कि चल रहा है किसके बीच में, साइंस एंड रिलीजन के बीच में। यानी टेनिसन ने इन मेमोरियम में अपनी दुख, संघर्ष जो चल रहा था, दुख और संघर्ष की जो लड़ाई चल रही थी साइंस और रिलीजन के बीच में, उसको दिखाया, ऐसा कह सकते हैं। द लाइन, ये जो लाइन है, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ, कि नेचर जो है वो अब रेड इन टूथ एंड क्लॉ, पंजे और खूनी दांतों की बात हो रही, तो उसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि नेचर जो है वो अपने अब एक विनाशकारी रूप में आ चुकी है, ठीक है। इनकैप्सुलेट्स द ब्रूटल विजन ऑफ इवेल्युएशन, इनकैप्सुलेट, ये अपने अंदर समाहित किए हुए, कैप्सूल से बना है भाई, देखिएगा ध्यान से, ये कैप्सूल है, ठीक है। इनकैप्सुलेट मतलब ये उसको अपने अंदर समाहित किए, किसको, द ब्रूटल विजन ऑफ एवोल्यूशन, विकास के ब्रूटल विजन को, निर्दयी विजन को। येट द पोएट स्ट्राइव्स टुवर्ड रिकंसिलिएशन ऑफ फेथ विथ नॉलेज, फिर भी संघर्ष करता है राइटर किसकी तरफ, कि वो रिकॉन्सिलिएट कर ले या करा दे, समझौता करा दे, ऑफ फेथ एंड विथ नॉलेज, विश्वास का ज्ञान के साथ। आ स्ट्रगल सेंट्रल टू विक्टोरियन थॉट, और यही वो स्ट्रगल, संघर्ष है जो सेंट्रल है, केंद्र में है विक्टोरियन थॉट के। तो फेथ और नॉलेज यानी ज्ञान और विश्वास के बीच में जंग चल रही, विज्ञान और विश्वास ऐसा कह दीजिए, विज्ञान और विश्वास के बीच जो जंग है, जो संघर्ष है, पोएट कोशिश करता है कि उनके बीच में एक कंप्रोमाइज करा दिया जाए। दिस रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट करता है द एज अटेम्प्ट, इस एज के अटेम्प्ट को, कोशिश को, टू प्रिजर्व स्पिरिचुअल सर्टेनिटी, कि वो चाहती है प्रिजर्व, बनाए रखना, स्पिरिचुअल, दैवीय सर्टेनिटी, निश्चितता को, सत्य को, एमिट्स इंटेलेक्चुअल अपहीवल, इस इंटेलेक्चुअल अपहीवल यानी उतार चढ़ाव के दौरान,
ठीक है, यानी एक तरफ तो विज्ञान का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, वो बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ये एज चाह रही है कि ये भी बढ़े और जो हमारी धार्मिक मान्यता है ना, विश्वास जो है वो भी बने रहें। सिमिलरली इसी तरह से यूलिसिस जो है कैप्चर्स द रेस्टलेस स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, कैप्चर्स द रेस्टलेस एक बेचैन स्पिरिट आत्मा को ऑफ एक्सप्लोरेशन, खोज की एंड प्रोग्रेस और उन्नति की दिखाता है। यूलिसिस अपन डिस्कस करके आए हैं कि उसको बैठना पसंद नहीं है, उसको लगता है कि बस खोजबीन जारी रहना चाहिए, जिंदगी खाली सांस लेने का नाम थोड़ी है। द हीरोज yearning to follow knowledge like a sinking star resonates with Victorian ideals of discovery ambition। करेंगे जो हीरो की इच्छा है किस किस के प्रति, टू फॉलो नॉलेज, की वो ज्ञान को पा ले, लाइक अ सिंकिंग स्टार एक डूबते हुए तारे की तरह, रेजोनेट्स ये मिलती जुलती है, मेल खाती है विद विक्टोरियन आइडियल्स, विक्टोरियन आदर्शों के साथ में, खोज करने के और एम्बिशन महत्वाकांक्षा के। ठीक है, यूलिसिस में बड़ा अच्छा इन्होंने पूरी एज की स्पिरिट को इन्होंने दिखाया है। एंड द परसूट ऑफ ग्रेटर हॉरिजॉन्स हॉल मार्क्स ऑफ ब्रिटेन्स इंपीरियल एंड साइंटिफिक एक्सपेंशन। और इसमें जो बात दिखाई है कि द परसूट ऑफ ग्रेटर हॉरिजॉन्स की यूलिसिस कहता है कि कभी आप लेट नहीं होते, इट इज़ नेवर टू लेट टू फाइंड अ न्यूअर वर्ल्ड, कि कभी भी आप नई दुनिया खोजने में लेट नहीं होते, आप जब शुरू कर देंगे तभी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये हॉलमार्क है ब्रिटेन के इंपीरियल एंड साइंटिफिक एक्सपेंशन का। सही बात है, अपन ने देखा है कॉलोनियल एज को और साइंटिफिक एक्सपेंशन को भी। अच्छा ये देखिए, बड़ा ही पॉइंट की बात है कि जैसे ही इंपीरियलिज्म शुरू हुआ, कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ, वैसे ही साइंटिफिक डिस्कवरीज भी ज़्यादा देखने में आई अंग्रेज़ों के। क्यों? क्योंकि जिन देशों पे इन्होंने हमला किया, जिन पर राज किया, उनकी खोजों को चुरा करके इन्होंने अपने नाम से पब्लिश कराया था। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक बार आप जानने की कोशिश करिएगा, आपको पता चलेगा। तभी आप देखेंगे हर जगह जो है पूरी दुनिया में खोज अंग्रेज़ों ने ही करी है। मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स, इनका नाम ही नहीं आता है। हर जगह ईसाई, यहूदी क्यों हैं? और आप जाइए तो थोड़ा बैक जाइए हिस्ट्री में, तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे कॉलोनियल पीरियड बढ़ रहा था ना, वैसे वैसे ये खोजों का सिलसिला भी बढ़ रहा था। स्पेन में कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ थी, कोर्डोबा जिसे, हाँ, और गरनाता थी, गरनाडा कहते हैं जिसको, कोर्डोबा थी, और एक और यूनिवर्सिटी थी। तो वहाँ पर जो स्कॉलर्स थे उन्होंने इनको अंग्रेज़ों को पढ़ाया है, मोस्टली उनमें से मुस्लिम थे, और ये सारे ईसाई जो थे, यहूदी, वहाँ पर जो है नॉलेज के लिए पढ़ने के लिए जाते थे। उसके बाद वहाँ से ये जो है बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज भी करी हैं इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सब चुराई हुई हैं, कुछ करी हैं लेकिन अक्सर चुराई हुई हैं। हो सकता है कुछ लोगों को बात अजीब लगे, लेकिन आप जब वो कोशिश करेंगे इसको जानने की तो बात क्लियर होगी। चलिए आगे देखेंगे। टेनिसन ऑल्सो वॉइस्ड, टेनिसन ने ये इस बात को भी आवाज़ दी है, या आवाज़ दी है कि द नेशनल प्राइड एंड सोशल ड्यूटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस सेंचुरी, कि जो नेशनल प्राइड है और सोशल जो ड्यूटी है वो उनकी सेंचुरी की कैरेक्टरिस्टिक है। इसको भी उन्होंने अपनी पोएम्स में, अपने वर्क्स में आवाज़ दी यानी दिखाया है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, द सेलिब्रेशन ऑफ करेज, एंड जो वर्क है इनका, इन द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये इसमें सेलिब्रेट करते हैं करेज को एंड सेक्रीफाइस, बलिदान को, जो इम्बॉडी करता है विक्टोरियन वैल्यूज़ ऑफ ऑनर, विक्टोरियन वैल्यूज़ को जो ऑनर के प्रति हैं और पेट्रियोटिज्म के प्रति, यानी विक्टोरियन एज में मान सम्मान और देशभक्ति के लिए जो भी वैल्यूज़ थी, जो उनकी महत्वता थी ना, उसको इन्होंने द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड में पेश किया है। इवन यहाँ तक कि एमिड ट्रेजिडी में, ठीक है, पेट्रियोटिज्म इवन ट्रेजिडी, ठीक है। हिज वर्क्स कंसिस्टेंटली एम्फेसाइज, उनके वर्क लगातार एम्फेसाइज करते हैं ड्यूटी पर, रिजिलियंस पर, एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, कि हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। अलाइनिंग विथ द इथोस ऑफ हिज एज, अलाइन करते हैं अपनी इन बातों को विद द इथोस ऑफ हिज एज, अपनी एज के इथोस के साथ, यानी उनकी एज में ये सारी चीज़ें थीं कि लोगों में
जिम्मेदारी जहाँ उत्पन्न हो, रिजिलियंस और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों के अंदर आए, ये विक्टोरियन एज में आपको देखने को मिलेगा। थ्रू हिज लिरिकल मास्टरी, अपनी लिरिकल मास्टरी के ज़रिए और रिच इमेजरी के जरिए एंड मोरल डेप्थ के ज़रिए टेनिसन बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड। कौन है? टेनिसन है, एडिसन का नाम आ रहा था। टेनिसन जो है वो विक्टोरियन इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव पोएट बन जाते हैं। किस वजह से? अपनी लिरिकल मास्टरी और रिच इमेजरी की वजह से। हिज वर्सेस नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द एंजाइटीज, सिर्फ उनकी जो उनकी पोएम्स हैं ना, वो सिर्फ एंजाइटीज को, व्याकुलताओं को ही रिफ्लेक्ट नहीं करती है, एंड एस्पिरेशंस ऑफ हिज कंटेम्परेरीज, और अपने समकालीन लोगों की एस्पिरेशंस, सपनों को ही नहीं, बट ऑल्सो बल्कि प्रोवाइड रीअश्योरेंस, एक रीअश्योरेंस, विश्वास को भी प्रकट करती हैं। एज ही इमोर्टलाइज, जैसे कि उन्होंने इमोर्टलाइज कर दिया है, अमर कर दिया है किस बात को? टिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। बड़ी अच्छी बात है, कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात बिल्कुल अमर कर दी है कि टिस बेटर, ये अच्छा है, टू हैव लव्ड, कि तुमसे प्यार किया जाए, फिर लॉस्ट, फिर वो जो तुम्हारा प्यार करने वाला हो तुम्हें छोड़कर चला जाए, कह रहे ये बात बहुत अच्छी है। देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल, इस बात से कि कभी तुम्हें कोई प्यार करने वाला ही ना मिले। गजब इमेजिनेशन है। अ लाइन दैट कंटिन्यूज टू इको विक्टोरियन फेथ, ये एक ऐसी लाइन है जो विक्टोरियन विश्वास को इको करती रहती है। इन एंड्यूरिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, एंड्यूरिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस के प्रति, या जो एंड्यूरिंग बना रहने वाला ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना, उसको मानते हुए विक्टोरियन एज, विक्टोरियन फेथ, विक्टोरियन विश्वास जो है वो चलता रहता है कि मनुष्य अलग अलग अनुभवों को क्या करता है, महसूस करता है, उन्हें ग्रहण करता है, अनुभव करता है। ये कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं है, हमेशा जब तक दुनिया रहेगी लोग उसमें कुछ ना कुछ नया अनुभव करते रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है भाई टेनिसन साहब। चलिए, एक ये क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने डिस्कस कर लिया है। कल अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ब्रेक 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 की, ठीक है। और इससे पहले अपन समरी की बात कर लेंगे, इसकी ब्रेक 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 की, और जो भी थीम है इसकी उसकी बात कर लेंगे, ठीक। चलिए, अभी हमने आज मधु जी का मैसेज देखा, एक वीडियो कमेंट देखा बल्कि, जिसमें उन्होंने पीडीएफ के लिए कहा था कि वो ख़रीदना चाहती हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है मधु जी, आपको मैसेज भी कर दिया हमने कि अगर आप चाहें कि पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और आराम से आपको पीडीएफ वहाँ पर सभी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।